जय हिंद साथियों। आपके साथ क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस को हम पढ़ रहे थे हेडू अमृत आईएसपीसीएस के इस मंच से, और इसी कड़ी में हम लोग चैप्टर नंबर 9 तक पहुंच गए हैं। तो ये कंप्लीट पूरा जो डिस्कशन है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर सराउंडिंग से रिलेटेड। बेसिकली ये चैप्टर आपको क्या बताना चाह रहा है, आप इसको भी समझे। वो ये कहना चाह रहा है कि आप एज अ एग्जाम्पल आपको 3 अलग अलग स्टेट में इन्होंने भेजा है। जैसे कि जब आप ऋषिकेश मतलब उत्तराखंड जब आप जा रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, जब आप राजस्थान आपका जाना होता है तो आप क्या देखेंगे, और जब आपका जाना उड़ीसा हो रहा है तो आप क्या देखेंगे। साथियों, अगर ये तीनों भारत के अलग अलग स्टेट हैं और इन स्टेट के जो फीचर्स हैं वो भी अलग अलग हैं। अगर आप अ, उत्तराखंड जाए, ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, तो वहाँ आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे, हिमालय मतलब उससे दर्शन होगा आपका, गंगा मिलेगी आपको, और हिमालय में जो उगने वाली ट्रीज हैं उनका दर्शन होगा। जो ओक पाइन्स और देवदार्स जैसे ट्रीज हैं उनको आप देख पाएंगे। और अगर आप राजस्थान जैसे कि आपको भेजा गया था तो वहाँ आपको कैमल्स मिलेंगे, अ, बड़ी हॉट डेजर्ट मिलेगी, और वहाँ के पौधे भी आपको बड़े अलग तरीके के मिलेंगे, जिनकी जो पत्तियां होंगी वो एकदम नुकीली होंगी। कैक्टस के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर आपको उड़ीसा के तटों पे भेजा जाए तो आप वहाँ सी बीचेस देखेंगे, वहाँ कैस्यूरिना ट्रीज देखेंगे। कैस्यूरिना ट्रीज बेसिकली एक झाड़ी नुमा एक ट्रीज होता है। इस ऐसे चीज़ों से आपका दर्शन होगा। तो आपके जो 3 स्टेट के ट्रिप हैं आपको इसलिए कराए गए कि आप देखें और आप जानें कि एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट से कैसे जो है वो अलग अलग है। ठीक है, और आपकी जो आप ये जान के स्टक हो जाएंगे कि ऐसे क्या है कि क्लास 6 के लेवल के बच्चे जो हैं उनको ये लगेगा कि सर ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाने के क्या कारण हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि अगर आपको हम माउंटेनियस रीजन में भेजें, जम्मू कश्मीर जैसे रीजन भेजें, तो वहाँ कोल्ड भी लग सकती है। ठीक है, अब हॉट वाले रीजन में आपको जाना है तो राजस्थान में जैसे कि हमने आपको भेजा। ठीक है, तो यही इसी पे हमारी पूरी आज की डिस्कशन है कि ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग जिसमें वो रहते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे एग्जाम्पल के तौर पे दो अलग अलग चीज़ों को लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको ये बताएं कि जब आप डेजर्ट में जाते हैं तो वहाँ आपको कैमल मिलता है, और जब आप माउंटेन में जाते हैं तो वहाँ के जो एनिमल्स होंगे वो भी अलग होंगे। यहाँ आपने प्लांट्स को देखा और यहाँ एनिमल्स को भी देखोगे तो वो भी अलग मिलेंगे। जैसे डेजर्ट में कैमल्स मिला, माउंटेन में आपको गोट्स और याक मिलेगी, और जैसे ही आपको हमने पूरी भेजा जहाँ सी बीचेज हैं वहाँ फिशेस मिलेंगे, वहाँ क्रैब्स मिलेंगे। ठीक है, वहाँ फिशरमैन मिलेंगे आपको। तो हमने क्या देखा है कि अलग अलग प्लेसेस हैं और उनके अलग अलग एनिमल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और यही प्लेसेस जो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग एनिमल आपको देखने को मिलते हैं, मतलब हर किसी के रहने का स्थान अलग अलग है। तो ये जो रहना है उसको टेक्निकल भाषा में हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मतलब घर। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैमल का घर कहाँ है, तो इसको टेक्निकल भाषा में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कैमल की हैबिटेट का नाम बताओ, तो आप कहोगे डेजर्ट। ठीक है, तो सर ये दूसरा जो शब्द है एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। देखो, एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि डेजर्ट तो कैमल की हैबिटेट है, लेकिन डेजर्ट में रहने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है जिसपे कैमल जो है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। देखो, डेजर्ट में रहने की जो रिक्वायरमेंट है साथियों, वो ये है कि डेजर्ट में गर्मी बहुत होती है। ठीक है, तो क्या कैमल को उस गर्मी की सहने की क्षमता है उसमें। ठीक है,
तो आप कहेंगे कि हाँ सर, कैमल को गर्मी सहने की क्षमता है, शायद इसलिए है कि नेचर ने उसको बड़ा पैर, लंबा पैर दिया है ताकि वो जमीन से बहुत ऊंचा रहे। ठीक है, तो कुछ ऐसे फीचर्स, जैसे कैमल जो है वो कम यूरिन करता है। ठीक है, उसके जो डंग होते हैं, उनके जो गोबर होती है वो सूखी होती है। ठीक है, पानी स्टोर करके ये अपने पास अधिक दिनों तक रख सकता है। तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि कैमल के जो अंदर है ऐसे कुछ गुण हैं जो कैमल को ये इतना कैपेबल बनाता है कि वो डेजर्ट में रह सकता है। तो कैमल की ये क्वालिटी कि वो डेजर्ट में रहे, उसको कहते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, तो चलिए साथियों, हम आपको सीधे सीधे एडेप्टेशन का पहले आपको डेफिनेशन बताएंगे और फिर हम अपनी पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एडेप्टेशन का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, ठीक है, जैसे कि लंबा पैर और सर्टेन हैबिटेट्स विच इनेबल अ प्लांट, जो कि एक प्लांट को बनाता है या एक एनिमल को बनाता है टू लिव्स इन द सराउंडिंग, उसको क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। और जो उस सराउंडिंग में जहां रह रहा है कोई प्लांट्स और एनिमल, उसको उस प्लांट या एनिमल का हैबिटेट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जैसे कि अगर फिश की हैबिटेट की बात करें तो फिश की हैबिटेट कहाँ है, जल में, एक्वेटिक है वो। ठीक है, यही बातें यहाँ बहुत सारी रंग के बताई गई है आपको। ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए इसको पढ़ लिया जाए तो अच्छा होगा। जैसे कि अगर हम बात करें सी की, ठीक है, तो सी में आपको क्या मिलेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स तो सी में भी मिलेंगे, और सी से बाहर यानी टेरेस्ट्रियल में भी प्लांट्स और एनिमल मिलेंगे। तो सी में जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें क्या अंतर है, और बाहर में जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें क्या अंतर है। देखो, सी में जो है वो सॉल्ट की मात्रा अधिक है। ठीक है, अब सॉल्ट की मात्रा अधिक होने के कारण तो जरूरी है कि सी में जो प्लांट रहे या सी में जो एनिमल रहे उसको सॉल्ट से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, या सॉल्ट से कैसे वो कॉम्बैट कर सके, उन उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये है तो इसको कहेंगे एडेप्टेशन। और यही एडेप्टेशन जो है ये वर्षों में आता है, 1000 वर्ष में लोग एडेप्ट होता है, और जो एनिमल अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाया वो दुनिया से विलुप्त हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप। तो यही बात है कि देयर आर वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट में बहुत कम वाटर अवेलेबल है, और डेजर्ट में ऐसा होता है कि डे टाइम बहुत हॉट होता है और रात बहुत कोल्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे एनिमल मिलेंगे। तो जो अगर हम दो अलग अलग हैबिटेट, जैसे कि सी एक हैबिटेट हो गया, घर हो गया, कुछ लोगों का घर डेजर्ट है, इन दोनों डिफरेंट टाइप के हैबिटेट को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ के एनिमल्स भी आपको अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि दोनों के जो सराउंडिंग्स हैं उनमें जो चीज़ें भी अलग अलग आपको दिखाई देती है। ठीक है, और यहाँ हमने आपको चर्चा भी की है कि एनिमल्स के जो कैमल के लॉन्ग लेग्स का कारण क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ कैमल्स में जो है वो डंग बहुत ड्राई होती है, इन सारी चीज़ों पे भी हमने चर्चा की है। और कैमल बहुत दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, ये भी चीज़ें मैंने चर्चा की है। हम इसको एक बार इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कि बाद में आपके दिमाग में ये कंसेप्शन ना रहे कि सर ने कुछ बताया नहीं। ठीक है, अगर आप फिश को देखें, मतलब सी एनिमल की बात करें, तो इनकी स्ट्रक्चर भी उसी अकॉर्डिंग होती है। जैसे फिश की स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है, स्ट्रीमलाइनिंग स्ट्रक्चर फिश का होता है जो कि फिश को मूवमेंट में मदद करता है। फिश के पास जो है वो स्लिपरी स्केल होती है, ताकि कि वो दूसरे जो लोग उसको पकड़ने की कोशिश करें उससे वो बच सके, यानी ये जो स्लिपरी स्केल है वो उनको प्रोटेक्ट कर सके, और मूवमेंट में भी सहायता करती हैं। शिप के पास गिल्स होती हैं जो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन जो है उनसे सांस लेने में मदद करता है। तो इस तरीके से हम क्लियरली साथियों देख रहे हैं कि कुछ ऐसे फीचर्स जो विशिष्ट वातावरण की रिक्वायरमेंट है वो उन लोगों के पास होती हैं। तो रहने का स्थान या तो जमीन पे होगा या जल में होगा। जमीन पे रहने के स्थान को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहेंगे। ठीक है, और अगर कोई जानवर या एनिमल एक्वेटिक में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, तो उसको कहेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। लेकिन उन सब से पहले आपको एक शब्द समझना बहुत जरूरी है जिसका नाम है
एसीमटाइजेशन। एसीलीमेटाइजेशन बड़ा आसान सा शब्द है, ठीक है। एसीलीमेटाइजेशन क्या होता है? देखो, एक होता है एडेप्टेशन जो है वो लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम में होता है, ठीक है। जो अभी हमने देखा, क्योंकि ये विशिष्ट कैरेक्टर जो है लोगों में लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम में आता है। लेकिन अगर आपके का बॉडी अगर शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में किसी कैरेक्टर को डेवलप करता है तो उसको कहते हैं एसिलीमेटाइजेशन, ठीक है। जैसे कि आपके बुक ने एग्जांपल दिया है कि जैसे कि अगर आप प्लेन एरिया में रह रहे हो, ठीक है, गंगा के मैदान में रह रहे हो, और कुछ समय में ऐसा हुआ कि आपको बहुत हाई माउंटेन पर जाना हुआ, तो आप देखेंगे कि आपको सांस लेने में दिक्कतें आएंगी, और ये दिक्कतें जो हैं कुछ दिन के एक्सरसाइज के बाद जो है वो खत्म हो जाती हैं, और आपको बहुत तेजी से सांस लेने पड़ रहे हैं उस समय। और धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें एकदम से नॉर्मल हो जाती हैं कुछ दिनों में, तो इसको कहते हैं एसिलीमेटाइजेशन। मतलब टू ओवरकम सम प्रॉब्लम ड्यू टू चेंजेस इन सराउंडिंग, क्योंकि आपने सराउंडिंग चेंज किया, यानी प्लेन से आप माउंटेन वाले रीजन में आ रहे हैं, दैट्स वाई आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, और लेकिन आपका बॉडी अडेप्ट हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं, जैसे कि आप एक तरीके से एग्जांपल लो कि अगर कोई बंदा यूपी का है, ठीक है, और उसको सियाचिन में जो है ड्यूटी लगी, फौजी था वो, तो सियाचिन जो है वो हाई माउंटेन पे है, ठीक है। यूपी का बंदा यानी प्लेन एरिया में रहने वाला कोई लड़का, अगर उसकी ड्यूटी हाई माउंटेनियस रीजन में लगी है तो उसको अडेप्ट करने में दिक्कत होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है आप देखेंगे कि उनको एडेप्टेशन की जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगा। उसको कहते हैं, जो कि ये एडेप्टेशन नहीं हुआ, एडेप्टेशन के लिए तो बहुत हजार वर्षों की आवश्यकता है, लेकिन वो बंदा जो है 21-22 दिन या फिर एक महीने में या फिर एक सप्ते में अगर ये कैरेक्टर अपने आप में डेवलप कर लेता है तो उसकी बॉडी जो है एसिमिलेट हो गई, ठीक है। एसिमिलेट से एसिलिमेटाइजेशन बना है, क्लियर है। इसके बाद हमने जैसा कि आपको ये भी बताया कि कुछ एनिमल जो कि एक्वेटिक मतलब जल में रहते हैं, उसके लिए जो हैबिटेट है उसके लिए एक्वेटिक हैबिटेट की बात की जाती है, ठीक है। जो हैबिटेट है ना साथियों, मतलब कि घर जो है वो दो अलग अलग चीज़ों से मिलके बना होता है। हैबिटेट इंक्लूड्स टू टाइप, मतलब टू कंपोनेंट हैबिटेट का होता है। तो हैबिटेट में कुछ चीज़ें लिविंग आपको दिखाई देंगी, और जिसको बायोटिक हैबिटेट कहेंगे, और कुछ उसी हैबिटेट में अबायोटिक कंपोनेंट होगा हैबिटेट का। मतलब हैबिटेट दो चीज़ों के मिलने से बनती है। जैसे कि मतलब मान के चलो कि लैंड के हैबिटेट की बात करें, मतलब टेरिस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें, तो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट जो है एक होगा बायोटिक कंपोनेंट उसका, मतलब वहाँ प्लांट्स और एनिमल मिलेंगे, और दूसरा होगा ए बायोटिक कंपोनेंट टेरिस्ट्रियल हैबिटेट का, जिसमें रॉक्स होंगे, सॉइल होगा, एयर होगा, वाटर होगा, मतलब कि लिविंग थिंग के अलावा जो है वो ए बायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन यही ए बायोटिक कंपोनेंट जो है ये मदद करता है बायोटिक कंपोनेंट को बनाने में। मतलब प्लांट्स तब तक नहीं उग सकता जब तक रॉक्स ना हो, एयर ना हो, वाटर ना हो, सनलाइट ना हो, हीट ना हो। तो सनलाइट और हीट भी ए बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। तो हैबिटेट बनने के लिए बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक कंपोनेंट की आवश्यकता है, और सिर्फ टेरेस्ट्रियल में ही नहीं, ये एक्वेटिक जो है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर कोई सीड है, आपने उसको ऊपर जो है ए बायोटिक कंपोनेंट जो काम करना अगर स्टार्ट कर दे, मतलब आपने उस पर पानी छिड़का, आपने उसको ऐसी वातावरण दी जिससे सीड जो है वो स्प्राउट में कन्वर्ट हो गया, तो इसको जर्मिनेशन कहते हैं। तो आपने उसको धीरे धीरे एक बायोटिक कंपोनेंट के रूप में बनाने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जर्मिनेशन का, कि कुछ भी नहीं है कि मतलब अगर आप एक सीड है उसमें आप देखेंगे कि जब आप उसको कंप्लीटली पानी देते रहेंगे, उसमें जो ए बायोटिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है वो करते रहेंगे एवरी डे, तो ऐसा होगा कि वो जर्मिनेट हो जाएगा, उसमें से प्लांट बनने की संभावना होगी। तो यानी इनफैक्ट आप देखेंगे कि ए बायोटिक जो फैक्टर होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, जिसको लेकर हमने अभी चर्चा में आपको बताया भी है, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जिसमें आपको देखने को मिलेगा एडेप्टेशन के बारे में भी हमने बताया कि एडेप्टेशन का मतलब ये है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर में आप ऐसा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं कि ताकि एक पर्टिकुलर रीजन में आप रह सकें। और क्योंकि जो नेचर में चेंज हो रहा है उस चेंज के अनुसार आप अपने भीतर जो चेंज ला रहे हैं उसको एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई एनिमल इस तरीके का चेंज नहीं ले आ पाया, मतलब बाहरी इन्वायरमेंट से, मतलब ए बायोटिक कंपोनेंट से अपने आप को कंपीट नहीं कर पाया, एडेप्ट नहीं हो पाया उसके अकॉर्डिंग, तो वो जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अगर जो है ह्यूमन बीइंग आज तक दुनिया में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग जो है हर तरीके के ए बायोटिक कंपोनेंट को जो है वो उससे कोप अप करके आगे बढ़ा है। जैसे कि डायनासोर ऐसा एग्जाम्पल देखें कि डायनासोर जो है वो एडेप्टेशन में कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए, नेचर से जो है वो उन्होंने तालमेल नहीं रखा। एडेप्टेशन का मोटा मोटी मतलब है तालमेल, ठीक है। अगर आपने तालमेल नहीं रखा तो आप देखें आप जो है वो क्या क्या हो गए, विलुप्त हो गए, वेनिस्ड हो गए, ठीक है। तो अब हम बहुत अलग अलग जो है हैबिटेट है, हैबिटेट तो दो ही तरीके के हैं, और दोनों तरीके के हैबिटेट मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट के कुछ कुछ हैबिटेट के बारे में कुछ खासियत के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में एक एग्जांपल लें, एग्जांपल नंबर 1 डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में आपको कैसे कंपोनेंट्स मिलेंगे। अगर आप बायोटिक कंपोनेंट की बात करें डेजर्ट्स में तो आपको कैमल सब मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ए बायोटिक कंपोनेंट की डेजर्ट की बात करें, ठीक है, तो वहाँ आपको कैक्टस के पौधे दिखाई दे सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में ही वो आता है, ठीक है। और वहाँ के जो ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं मतलब सॉइल है, वहाँ आपको दिखाई देंगे कि बहुत कम स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, डेजर्ट पाया जा रहा है वहाँ। तो कुछ ऐसे एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं जो आप देखेंगे कि यहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ स्टे कर पाए हैं। जैसे कैमल के बारे में हमने पूरी चर्चा की है, इनके पैर के बारे में, इनके यूरिन के बारे में, इनके डाइजेशन की क्रिया के बारे में। यानी कि यहाँ जो प्लांट्स भी आपको पाए जाएंगे ना, वो उस प्लांट्स के जो पत्ती होंगी वो भी एक तरीके के नीडल का रूप में होगी, ताकि कि इससे ज़्यादा पानी ना निकल पाए, पानी ट्रांसपिरेशन में बाहर ना आए, ठीक है। तो आपको स्पाइन के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ जो फोटोसिंथेसिस इन के प्लांट का होगा वो स्टेम से होगा, ना कि लीफ से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लीफ जो है वो कहीं ना कहीं स्टेम में जो है वो छोटे छोटे नीडल के रूप में दिखाई देता है, ताकि पानी का जो है वो लॉस कम हो सके। तो ऐसा यहाँ का एडेप्टेशन है, ठीक है। इस और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ जो है वैसे ही उसी पौधे पे वैक्सी मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा, वैक्सी लेयर, ताकि कि जो है वो पानी को रिटेन कर सके। तो दिस इज व्हाट द नेचर रिक्वायर्स इफ वी लिव इन डेजर्ट, इफ़ वी हैव डेजर्ट हैबिटेट। लेकिन वहीं अगर आप माउंटेनियस रीजन में जाएं तो यहाँ बहुत कोल्ड दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ बहुत विंडी माहौल होगा, क्लियर है। और कुछ एरिया ऐसे भी होंगे जहाँ ठंड के समय जो है वो स्नोफॉल भी दिखाई देखने को मिलेगी, क्लियर है। और यहाँ के अगर एनिमल्स की बात करें, माउंटेन रीजन के एनिमल्स की, तो यहाँ के एनिमल्स की जो स्किन होगी उस पर बहुत बड़े बड़े जो है वो थिक स्किन होगा, फर बहुत बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। इनके पैरों में भी जो है वो लॉन्ग हेयर होंगे, ताकि कि वो बर्फ पे चले तो उनको ठंड ना लगे, क्लियर है। और यहाँ एनिमल्स के जो हैं वो स्ट्रक्चर में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। यानी कि आपने देखा कि माउंटेनियस रीजन के जो एनिमल होंगे और यहाँ के एनिमल होंगे, इनमें जो है अंतर क्या दिखाई देता है। यानी कि एक माउंटेन गोट के पास जो है वो स्ट्रॉन्ग हुप्स दिखाई देता है, ताकि कि वो रॉकी स्लोप्स पे जो है वो जो माउंटेन के हैं उस पे वो आसानी से दौड़ सके, ठीक है। वहीं ग्रासलैंड की बात करें तो लायन एज अ एग्जाम्पल लो, लायन का कलर ब्राउन होने का एक बहुत फ़ायदा और लायन को मिलता है, ताकि कि लायन जो है वो झाड़ी में
छुप सके, और जो प्रे है मतलब जिस एनिमल को लायन को खाना है वो एनिमल से जो है वो दूरी रख सके। और लायन के जो आईज हैं वो लायन के एकदम फ्रंट हेड पे होता है, ताकि कि वो एकदम करेक्टली आइडिया लगा सके कि उनका जो शिकार है प्रे वो कहाँ है। ठीक है। और लायन का शिकार जो है मान के चलो डियर, डियर के पास जो है वो स्ट्रांग टिथ होता है, और स्ट्रांग टिथ होने के कारण जो है, चूंकि डियर एक शाकाहारी है जानवर है, तो वो हार्ड से हार्ड प्लांट जो है उसको खा सके। ठीक है। और अब डियर के पास जो है आप देखेंगे कि जो आई है इसके कॉर्नर पे होता है, ताकि कि ये क्या कर सके, हर एक डायरेक्शन में जो है वो देख सके और सारे के सारे डेंजर को जो है वो भाप सके। इनके कान्स भी डियर के जो है वो लंबे होते हैं, ताकि कि जो है वो अपने प्रीडेटर्स मतलब अपने शिकारी को जो है, जैसे कि प्रीडेटर्स हो गया कि एनिमल जो उनको खाने आ रहा है उनके बारे में जो है वो जान सके। ठीक है। और उनसे जो है वो भाग सके। ठीक है। उनमें ये स्पीड दी जाती है। तो स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स। क्लियर है। तो हर वो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है एक नेचर के लिए वो पर्टिकुलर एनिमल के पास है। जैसे कि अगर एज ए एग्जांपल कुछ एक्वेटिक हैबिटेट में भी बात कर लेते हैं, जैसे ओशियन में आपको फिश दिखाई देती है। ठीक है। तो ये फिश की बड़ी स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है। और स्ट्रीमलाइन बड़ी होने के ही कारण जो है वो चूंकि एक्वेटिक सिस्टम में उसकी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। जैसे कुछ लेकिन ऐसे भी फिश हैं जिनके बड़ी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, जैसे स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे जो फिश हैं उनके उनका स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन नहीं होता, लेकिन जब वो मूव करते हैं तो उस समय उस अपना स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं। क्लियर है। कुछ ऐसे जो हैं आपको देखने को मिलेंगे फिश जिसमें गिल्स नहीं पाया जाता। फिश का जो मेन एक्चुअल कैरेक्टर आप देखेंगे तो वहाँ फिश में गिल्स की एबिलिटी होती है। गिल्स चूंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है जो पानी में उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है, ताकि जिसके थ्रू जो है वो एनिमल्स जो पानी में पाए जाते हैं वो सांस ले सके। लेकिन ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं लेकिन उनके पास गिल्स नहीं है, जैसे डॉल्फिन और वेल्स। इनको सांस लेने के लिए एक बार कम से कम बाहर आना पड़ता है। ठीक है। यानी ये सांस जो है अपने नॉस्ट्रिल या ब्लो होल से लेते हैं। ठीक है। तो सांस लेने के लिए जो है आपको देखेंगे कि वेल्स और डॉल्फिन जो है वो बाहर आती है, इसलिए वेल्स और डॉल्फिन के जो फोटो हैं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। और अगर वो उन्हें सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती वेल्स को, तो वेल्स जैसी जो बड़ी क्रिएचर्स हैं उनको पानी के अंदर ही आप देख पाते, पानी के बाहर आप नहीं देख पाते। ठीक है। अगर आप एक हैबिटेट की बात करें मतलब एक और रहने की जगह की बात करें, पॉन्ड्स और लेक की बात करें, तालाब और झीलों की, तो यहाँ जो प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स कैसे होंगे। ठीक है। अब इनके रूट्स जो हैं वो कैसे होंगे। अब आप देखेंगे कि अगर कोई पॉन्ड्स है कोई तालाब है वहाँ पूरा नाले की पानी अगर जा रही है वहाँ, तो वहाँ जो है एक अलग तरीके का प्लांट्स जो है वो पैदा होता है। ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स आप देखेंगे जो टेरेस्ट्रियल जो वाटर है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। ठीक है। उन उस तरीके के भी प्लांट्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं पॉन्ड्स में। ठीक है। यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स जो हैं वो एकदम बहुत अंदर तक होते हैं। ठीक है। और उनके कुछ पार्ट्स जो है वो बाहर आपको दिखते हैं। ठीक है। ये आपने देखा होगा तालाबों में। कुछ ऐसे आप देखेंगे कि प्लांट्स हैं और जिनमें रूट्स जो हैं वो एकदम प्लांट के ऊपर ऊपर होता है। ठीक है। यानी कि नीचे बॉटम से वो कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है। अब आप देखें एक चीज आपसे बात करनी है मेरे को कि रूट्स का क्या काम होता है, और रूट्स का काम ये होता है इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स आर नॉर्मली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल किस चीज में, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करने में। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और ये क्वेश्चन है आपका बीपीएससी 67 जो कब 30 अक्टूबर 2022 को हुआ था।
आप 30 अक्टूबर 2022 के पेपर को देखें, यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो इस क्वेश्चन से अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उसको भी मैंने टिक कर दिया आपके सामने। एक्वेटिक प्लांट्स के जो आप देखेंगे कि इनके रूट्स बहुत छोटे हैं या रूट्स कम दिखाई देते हैं, ठीक है। वहीं आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो बाहर रहते हैं उनके रूट्स आपको बहुत गहरे जो हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होंगे, ठीक है, ताकि वो होल्ड करके रख सके। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग, वो प्लांट वाटर में भी रह सकता है, वो लैंड पे भी रह सकता है, यानी उभयचर है ये, ठीक है, क्योंकि फ्रॉग्स के पास लेग्स होता है जो कि उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। क्लियर है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कुछ हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपने चारों ओर देखो तो आपको ट्रीज दिखेगा, क्रीपर्स दिखेगा, स्मॉल एनिमल्स दिखेंगे, बहुत सारे चीज़ दिखेंगे, लेकिन क्या सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो लिविंग है? हाँ, मतलब लिविंग होने के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। यानी अगर हम ये कहें कि प्लांट्स लिविंग है, तो हम कैसे पता कर सके प्लांट्स लिविंग है? अगर आप ये कहते हैं कि लिविंग थिंग उसको कहो जिसमें मूवमेंट हो सके, यानी एक जगह से जो दूसरे जगह जाता हो, ठीक है। तो क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है? नहीं। तो हम प्लांट्स को कैसे मूविंग कहें, ठीक है। और प्लांट्स और एनिमल जो है उनके साइज बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिविंग, क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे लिविंग जो हैं उनको लिविंग बीइंग कहेंगे, उनको सजीव कहेंगे जिनके साइज बढ़ते हैं? तो आसमान में जो बादल हैं उनके भी साइज बढ़ रहे हैं, क्या उन्हें भी हम लिविंग बीइंग कहेंगे? तो मतलब एग्जैक्टली क्या मतलब है लिविंग बीइंग का, ये आपकी किताब ने बहुत अच्छे से बताया है। एक लिविंग बीइंग होने का मतलब ये है कि हम उसको लिविंग थिंग कहेंगे, हम उसको सजीव प्राणी मानेंगे जिन्हें फूड की आवश्यकता है, जो भोजन लेता हो, ठीक है। और क्योंकि फूड से, हम जब फूड लेते हैं हमारे अंदर एनर्जी जाती है और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग ग्रो होने में लगाते हैं, यानी ये हमारी इसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है। और जो भी व्यक्ति, जो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो फूड लेगा, ठीक है। और जब वो फूड लेगा उसमें ग्रोथ दिखाई देगी, और जब वो ग्रोथ दिखाई देगी तो फूड लेने के बाद आप देखेंगे कि उस फूड से एनर्जी लेने के लिए वो रिस्पायर करना पड़ेगा, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना पड़ेगा। क्या ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? यस, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो ट्रांसपीरेशन से होता है, और हमारे यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैस रिस्पिरेशन से होता है एनिमल में, ठीक है। यानी कि ये प्रोसेस अलग अलग एनिमल के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मेन थीम है वो सब के लिए एक ही होगा, ठीक है। और जब आप कोई एनिमल अलग अलग तरीके से जो है वो सांस ले रहा है, जैसे कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे हम लोग नाक से सांस ले रहे हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो गिल से सांस ले रहा है, कुछ एनिमल ऐसे है जो अपने स्किन से सांस ले रहा है, जैसे अर्थवर्म, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो प्लांट्स कैसे सांस लेता है, प्लांट्स में लीव्स होते हैं जो कि एक्सचेंज में काम आता है। प्लांट्स ऑक्सीजन जो है वो छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ठीक है। तो प्लांट्स की जो रिस्पायरेशन ऐसी होती है, यानी हमारी उल्टा गैसेस को वो एक्सचेंज करता है, ठीक है। और हर एक लिविंग बीइंग जो है वो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई क्या कहते हैं? सडन चेंज को जो है हम लोग क्या करते हैं, वो उसको लेकर रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको अंधेरे कमरे से ले जो है एकदम उजाले में ले जाया जाए, तो आप एक तुरंत जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, आप में थोड़े चेंजेस नजर आते हैं। तो आप क्या करते हैं कि ऑल ऑफ अस जो है वो रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस टू रिस्पॉन्ड, उसको स्टिमुलाई कहते हैं। मतलब ऐसे चेंजेस जो हमारे आसपास हो रही हैं, जिन्होंने हमें मजबूर किया कि हम उस चेंजेस को लेकर जो है वो रिस्पॉन्ड करें, उनको स्टिमुलाई कहते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट हैं जैसे मीमोशा, जिसको टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, उनमें जो है आप जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो उसमें ये दिखेगा,
ठीक है। अब वो अपने आप को बंद कर लेगी, छुई मुई जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताता है कि जो बाहर की सराउंडिंग जो है उस प्लांट को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्टिमुलाई को जो है, मतलब कि प्लांट्स ने रिस्पॉन्ड इसलिए किया क्योंकि बाहर की सराउंडिंग ऐसी थी। तो इसका मतलब ये है कि हमने बाहर की सराउंडिंग इस तरीके से बनाया कि प्लांट को रिस्पॉन्ड करना पड़ा। तो यानी इसका मतलब हम प्लांट को स्टिमुलाई दे रहे हैं। मतलब कोई कोई बच्चा बार बार चिल्ला रहा है, बार बार चिल्ला रहा है, तो वो स्टिमुलाई दे रहा है कि वो शिक्षक का डांट सुने, ठीक है। तो वो एक कारण जो है उसको स्टिमुलाई कहते हैं, जिसके बेस पे कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं, मतलब अब रिप्रोडक्शन का काम लिविंग बीइंग में होता है। हाँ, हालांकि इसका जो तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग जो हैं वो अपने आने वाले जनरेशन को रिप्रोड्यूस करने का तरीका ये हो कि वो सीधे सीधे बच्चे को जन्म दे या एग के रूप में बच्चे को जन्म दे। लेकिन बच्चे का जन्म देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे को जन्म ना दें तो एक ही समय में जो है वो पूरा का पूरा वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। मान के चलो, सोचो कि ह्यूमन बीइंग इतना दिन तक सर्वाइव इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ऑफ स्प्रिंग यानी कि अपनी जनसंख्या जो है वो बनाए रखी, ठीक है। इसी तरीके से जब आप खाना खाएंगे तो आपको एक्सक्रीट करने की भी आवश्यकता होगी, यानी कि पूरा का पूरा खाना तो आपके अंदर यूटिलाइज नहीं होगा, तो वो उस खाने को वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकालने की भी जो है वो मैकेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है, जिसको एक्सक्रीशन कहते हैं। प्लांट भी एक्सक्रीट करता है क्या? द आंसर इज यस, प्लांट भी एक्सक्रीट करता है, लेकिन प्लांट का एक्सक्रीशन इस तरीके से नहीं होता जैसे ह्यूमन का एक्सक्रीशन होता है। वो प्लांट का एक्सक्रीशन ऐसे होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हार्मफुल या पॉइजनस मटेरियल है उसको स्टोर कर लेते हैं अपने पास वेस्ट के रूप में, या उसको सेक्रेट कर देते हैं बाहर, यानी अपने आसपास वाले एरिया में, ठीक है। तो ये जो गुण है आप देखेंगे कि वो लिविंग बीइंग में पाई जाती है। कुछ ऐसे लिविंग बीइंग में और भी गुणों की बात करें तो जैसा कि चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा था कि सारे के सारे लिविंग बीइंग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और हमने चैप्टर नंबर 8 में ही हमने ये देखा था कि प्लांट की मूवमेंट क्या संभव है। तो आंसर इज यस, प्लांट की मूवमेंट संभव है, और वो ऐसे संभव है सीड के रूप में। और एनिमल तो एक जगह से दूसरे जगह तो जाते ही हैं, और उसको लेकर हमने पूरी चर्चा की थी। अब जब लिविंग बीइंग है तो आपको पता है कि लिविंग बीइंग जो है, सारे के सारे लिविंग बीइंग को जाना है, मतलब सारे के सारे लिविंग बीइंग जो है वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यानी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग बीइंग में आपको देखने को मिलेंगी, मरने की कैरेक्टरिस्टिक, यानी डाई की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिविंग बीइंग में ही आपको दिखाई देगी, क्योंकि लाइफ भी जो है वो लिविंग बीइंग में ही होता है। तो डाई की कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है लिविंग बीइंग में ही होगा। तो लाइफ का मतलब क्या है तब? ठीक है, लाइफ किसको कहेंगे? लाइफ का मतलब ये है कि ये बहुत इजी नहीं है कि लाइफ का किसको कहेंगे। हाँ, लाइफ बड़े फिलोसफिकल वे में भी जो है लाइफ की डेफिनेशन दी जा सकती है। अगर आप देखें कि गेहूं एक कंटेनर है जो पूरा का पूरा गेहूं के बीज से भरा हुआ है, ठीक है, जो आपके बुक ने एग्जांपल दिया है लाइफ का मतलब समझाने के लिए, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर अगर आप अपना हाथ रखें, है ना, दोनों उंगली हाथ रखें, आपको इसमें गर्मी का एहसास होगा अंदर। और ये इन्होंने कहा है गर्मी का एहसास इसलिए होता है कि ये जो सीड हैं, ये सीड रिस्पायर कर रहे हैं, और इसी रिस्पायरेशन से ये लोग जो है हीट जो है वो बाहर छोड़ रहे हैं, इसलिए आपको गर्मी दिखाई देती है। मतलब इस छोटे से सीड में भी लाइफ है, ठीक है। तो लाइफ जो है वो छोटे से छोटी चीज़ें में भी है, और बड़े से बड़ी हाथी में भी एक लाइफ है, और छोटे से छोटी चींटी में भी लाइफ है। तो सो लाइफ को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। और आपकी बुक ने भी कहा है इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट इज देन लाइफ इज। सो लेकिन आपकी बुक ने ये कहा है कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, यू आर अलाइव, यू आर सीइंग आवर लेक्चर, यू आर लर्निंग समथिंग,
and you are enjoying the fact that how human has evolved, and in how the habitat, or how the living being adapt to a particular habitat. So this is what is the whole चैप्टर ऑल अबाउट कि अडेप्टेशन क्या होता है, एक्वेटिक हैबिटेट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, ग्रोथ क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।